तो हेलो एवरीवन। कल हमने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था कि इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर निकोलसन ने दिया और तरल मोज़ेक मॉडल इसे भी हिंदी में कहते हैं। इसका रासायनिक निर्माण लिपिड, प्रोटीन और शर्करा से हुआ है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल बताया था आपको। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये शुगर की लेयर शुगर होती है, ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन इसमें दो टाइप की होती है, एक आंतरिक अंगभूत प्रोटीन, परिधीय बाह्य प्रोटीन उसे कहते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह और लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है इसमें। तो आज बताएंगे आपको इसके बारे में कि इसकी कोशिका में वसा क्या कर रहा है, मतलब कैसे कैसे क्या होता है। तो कोशिका में लिपिड या वसा इसकी दो परत से मिलकर बना होता है। मतलब वसा की दो लेयर होती हैं इसमें, और एक ध्रुवीय सिरा होता है। मतलब इसमें ध्रुवीय सिरा होगा एक, जैसे मान लो ये है, ऐसा होगा, ये होगा ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय सिरा। और ये होगी अध्रुवीय पूंछ, ये होगी अध्रुवीय पूंछ। इसमें वसा कई टाइप की वसा होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, विभिन्न प्रकार के वसा के टाइप पाए जाते हैं। यूकेरियोट में केवल कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा और प्रोकैरियोट में हैपेनोइड्स पाया जाएगा। इसमें ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय पूंछ देख सकते हैं आप। ये होता है ध्रुवीय सिरा होगा ये, जिसमें सतह पर उपस्थित होगा। मतलब सतह पर कल डायग्राम बताया था हमने आपको, ये सतह पर उपस्थित होगा। और अध्रुवीय पूंछ भीतर या अंदर की ओर उपस्थित होगी। इसके बारे में बता दी। अब पढ़ते हैं प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं। मतलब है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन दो टाइप की होती है। इसमें ये पृथक्करण के आधार पर दो टाइप की होती है, परिधीय बाह्य प्रोटीन, आंतरिक अंगभूत प्रोटीन। ये परिधीय प्रोटीन होती है जो सतह पर चिपके होते हैं और आसानी से पृथक हो जाते हैं। मतलब ये बाहरी लेयर से चिपके होंगे और इन्हें आप उससे हटाएंगे तो ये आसानी से हट जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। और ये आंतरिक अंगभूत प्रोटीन होगी, ये आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे हुए रहते हैं कोशिका झिल्ली में, तो इन्हें हटाएंगे तो इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा एनर्जी की, तो इसीलिए इन्हें आंतरिक अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। अब अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपकी आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसका आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में समान होती है। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में समान होती है। कोशिका भित्ति, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, लवण। तो कोशिका झिल्ली ऐसी संरचना होती है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में समान होती है। सोडियम, पोटेशियम, ईथर, बेंजीन, वसा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इनमें से कितने पदार्थ आसानी से कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। तो इसका 2, 3, 5, 7। तो इसका आंसर है 3। इसमें 3 पदार्थ जो आसानी से जा सकते हैं, जैसे ईथर, बेंजीन और फैट। इन्हें प्रवाहित करने के लिए आपको कुछ एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये आसानी से प्रवाहित हो जाएंगे, मतलब बिना एनर्जी के। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, इन्हें प्रवाहित या ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप, अगर आंसर कमेंट में दें इसका, कि कोशिका झिल्ली के प्रोटीन किस प्रकार की किस आधार पर वर्गीकृत होते हैं। स्थल के आधार पर, कार्य के आधार पर, पृथक्करण के आधार पर, या सभी। तो आपको आंसर देना है कि प्रोटीन किस आधार पर वर्गीकृत होते हैं। तो इसका आंसर आपको अपने हमारे कमेंट में देना है। तो अब पढ़ना है हमें प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा का क्या कार्य है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा होती है, शुगर, इसका कार्य क्या है। तो शुगर समूह बाह्य कोशिकीय क्षेत्र की ओर उपस्थित होते हैं। मतलब शुगर समूह होंगे जो झिल्ली में सबसे बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। मतलब आपने डायग्राम में देखा होगा, सबसे बाहर, मतलब एक्सटर्नल होते हैं ये। जैसे डायग्राम देख सकते हैं आप, ये शुगर दिख रहे हैं आपको, ये सबसे बाहर की ओर उपस्थित हैं। तो इसीलिए इसे बाह्य कोशिकीय क्षेत्र की ओर उपस्थित लिखा है यहाँ पे। इसका कार्य होता है कोशिका समूह को, शर्करा समूह कोशिका की पहचान करता है, इसका पहला कार्य है। और कोशिका संयोजन करता है, मतलब कोशिका से कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है ये शुगर का कार्य हो गया है।
अब पढ़ते हैं उसके बारे में। इसकी कोशिका झिल्ली की तरलता होती है, जो फ्लूइड तरलता, उसका क्या कार्य है। तो प्लाज्मा झिल्ली की तरलता है द्रव्यता। तो प्लाज्मा झिल्ली की तरलता के कार्य है। तो प्लाज्मा झिल्ली अगर उसमें लिक्विडली होगी, मतलब तरल होगी, तो वृद्धि होगी, उसमें स्रावण होगा। अंतर कोशिका होगा, मतलब एंडोसाइटोसिस, मतलब कोशिका के अंतर कोशिका, अंतर कोशिकीय संबंध होंगे, इसमें विभाजन होगा। इसका कार्य ये है। अब प्लाज्मा झिल्ली की तरलता में योगदान, मतलब प्लाज्मा झिल्ली का तरलता में क्या योगदान है। तो प्लाज्मा झिल्ली बसीय श्रृंखला की असंतृप्तता, ये पहला फर्स्ट है। तरलता होगी, जो प्लाज्मा झिल्ली जितनी अधिक तरल होगी उसमें बसीय अम्ल की श्रृंखला उतनी कम होगी, मतलब बसीय अम्ल की श्रृंखला उसमें उतनी कम होगी। ऐसे उदाहरण दिया गया है, 16 कार्बन वाला बसीय अम्ल 18 कार्बन वाले बसीय अम्ल से अधिक तरल होगा, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही तरल होगा। तो तरलता, अब सेकंड पॉइंट है इसका, तरलता समानुपाती असंतृप्तता, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे जिस यौगिक में, उसकी तरलता ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाज्मा झिल्ली में वसा और प्रोटीन की गति। प्लाज्मा झिल्ली वसा और प्रोटीन गति कैसे होती है। तो पार्श्व गति प्लाज्मा झिल्ली में होती है, दो टाइप की गति, पार्श्व गति एंड लेटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप गति, ये दो टाइप की। जो पार्श्व गति होती है ये प्रोटीन वगैरह दर्शाते हैं, ये प्रोटीन, जैसे वसा की अर्धतल प्रकृति के कारण प्रोटीन पार्श्व गति दर्शाते हैं, मतलब अर्धतल प्रकृति होती है इसकी, अर्धतल मतलब सेमी फ्लूइड, तो इसीलिए ये प्रोटीन पार्श्व गति दर्शाते हैं। फ्लिप फ्लॉप गति, ये प्लाज्मा झिल्ली के फैट वसा गति दर्शाते हैं, परंतु प्रोटीन नहीं दर्शाते। फ्लिप फ्लॉप गति केवल फैट दर्शाते हैं। ये वाली गति, इसमें ऊपर ये फैट लिपिड, ये फ्लिप फ्लॉप गति कभी ये ऊपर कभी ये नीचे ऐसा दर्शाता है ये। तो आपको ये इस पे ये क्वेश्चन है देंगे हम आपको कि प्लाज्मा झिल्ली, ये क्वेश्चन ये रहा आपका, ये इसका आंसर कमेंट में देना है आपको कि प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन किस प्रकार की गति दर्शाते हैं। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली कैसे, मतलब इसकी गुण क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य, मतलब चयनात्मक पारगम्य मतलब इसमें कुछ विशिष्ट टाइप के ही एटम या अणु पार होंगे, कुछ विशिष्ट पदार्थों के लिए पारगम्य, मतलब हाँ। अध्रुवीय पदार्थ, उदासीन पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, हमने पहले बता दिया। जो अध्रुवीय पदार्थ होंगे मतलब उदासीन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो प्लाज्मा झिल्ली में बिना किसी एनर्जी के अपने आप फ्लो हो जाएगा। ध्रुवीय आवेशित पदार्थ सोडियम पोटेशियम वगैरह, इन्हें आर पार स्थानांतरित करने के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसे ध्रुवीय आवेशित पदार्थ होंगे उनको प्रभावित करने के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इसमें अब ये वाला टॉपिक विसरण आपने पढ़ा होगा, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो विसरण कहलाता है, मतलब पदार्थ होंगे उनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो होगा, जो विसरण कहलाता है। सक्रिय परिवहन में वही होता है वाहक प्रोटीन वगैरह, पदार्थ का उनकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन होता है, इसमें भाग प्रोटीन या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब सक्रिय परिवहन होगा, इसमें भाग प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम पंप।